नमस्कार दोस्तों, विधि ई लर्निंग ऐप की लाइव क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो शुरुआत होगी दर्शन शास्त्र से। दर्शन शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके डीएलएड वाले जो प्रोग्राम है आपका, उसमें भी आता है और आपका जो बीएड वाला है उसमें भी आता है। तो पहले हम जानेंगे दर्शन क्या है, दर्शन के प्रकार कितने होते हैं, दर्शन के द्वारा क्या क्या शिक्षा पर प्रभाव पड़ा है और शिक्षा में दर्शन का क्या क्या योगदान है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपके बीएड वाले जो क्लासेस हैं और आपकी डीएलएड वाली जो क्लासेस हैं उनमें किन किन दर्शन को शामिल किया गया है उस पर बात करेंगे। तो आज हम जानेंगे दर्शन क्या है, दर्शन का क्या योगदान है और शिक्षा दर्शन क्या है। ठीक है, तो सभी लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिएगा कि इसके नोट्स बना सकें। ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम दर्शन की बात करें तो एक सिंपल वर्ड समझ लीजिए। दर्शन यानी किसी भी विषय वस्तु को देखने का हमारा जो तरीका है, हमारा जो उस विषय वस्तु को देखने का दृष्टिकोण है, उस विषय वस्तु को देखने का हमारा जो नजरिया है, उससे हम कहते हैं दर्शन। हम संसार को, हम अपने आसपास के वातावरण को, हम व्यक्तियों को या हम अपने आप को या अपने परिवार को किस नजरिए से देखते हैं। एक ही विषय वस्तु के लिए कई लोगों के अनेक प्रकार के नजरिए हो सकते हैं, कई प्रकार के दृष्टिकोण हो सकते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर लगा हुआ है और इस मार्कर के लिए कोई भी व्यक्ति ये बोले कि इससे तो आप लिखते हो व्हाइट बोर्ड पर, आप इससे डिजिटल बोर्ड पर कैसे लिख रहे हो। कोई कह सकता है कि हो सकता है इसमें इंक नहीं हो और आप इस वजह से इसे डिजिटल बोर्ड पर। एक जैसी विषय वस्तु पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, अलग अलग उनका नजरिया हो सकता है, या हम अपने टॉपिक से जोड़कर देखें तो अलग अलग दर्शन हो सकता है। तो दर्शन एक ऐसा विषय है जो कि व्यक्तियों के नजरिए को अपने अंदर समाहित करता है और प्रत्येक व्यक्ति के नजरिए के आधार पर एक संकल्पना और अवधारणाओं को मान्यता प्रदान करता है। दर्शन जो है कोई विज्ञान का विषय नहीं है, इसमें चीजों को सिद्ध नहीं किया जाता, इसमें अवधारणाओं को विभिन्न तथ्यों के आधार पर सत्य घोषित करने का प्रयास किया जाता है, उसे हम कहते हैं दर्शन। जैसे कि अभी मार्कर का मैंने आपको उदाहरण दिया कि मैंने कहा कि ये मार्कर जो है ये रेड नहीं ब्लू चल सकता है। तो अभी इसका वैज्ञानिक प्रमाण देने से पहले मैं इसको तथ्यों के आधार पर आपको सत्य करके दिखाऊं तो आप कहोगे हाँ, ये मेरे सोचने का तरीका हो सकता है। तो किसी भी व्यक्ति के बात करने का तरीका, सोचने का तरीका, दुनिया को देखने का तरीका, अपने आप को देखने का तरीका क्या होता है? दर्शन होता है। अगर हम इसकी बात करें क्या कहाँ से आया, कैसे बना, तो ये जो दर्शन शब्द है ये हिंदी का शब्द है और इसका अंग्रेजी जो वर्ड होता है वो होता है फिलॉसफी। फिलॉसफी जो शब्द है ये यूनानी शब्दों से मिलकर बना। एक तो है होता है फिलोस, दूसरा होता है सोफिया, यानी जहां पर फिलोस का अर्थ होता है लव और सोफिया का अर्थ होता है विजडम। यानी अगर हम इन दोनों को मिला दें तो बनता है लव ऑफ विजडम, यानी ज्ञान से प्रेम। जो व्यक्ति ज्ञान से प्रेम करते हैं, जो व्यक्ति ज्ञान को लेकर सदैव क्यूरियोसिटी रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं, ज्ञान को लेकर जो सृजनशील रहते हैं, उन व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं? दार्शनिक कहते हैं। और जो व्यक्ति ज्ञान से प्रेम करता है, जो व्यक्ति ज्ञान से प्रेम करने के पश्चात अवधारणा देता है, वो व्यक्ति का दर्शन होता है और वो स्वयं व्यक्ति क्या होता है? दार्शनिक होता है। अगर हम ड्यूवी के अनुसार सोचें, जॉन ड्यूवी जो हैं, तो वो कहते हैं जब कभी दर्शन को गंभीरता से समझा गया है तब सदैव यह धारणा रही है कि इसका अर्थ विद्वता व ज्ञान प्राप्त कर लेना है जो जीवन के मार्ग को प्रभावित करता है। अब देखिए समझ के, इस संसार में हम क्यों आए हैं, इस संसार में हमारा आने का उद्देश्य क्या है, ये एक लाइन की बात मैंने आपसे कही। अब इस संसार में हम क्यों आए हैं, इस बात का कोई व्यक्ति अपने नजरिए से उत्तर दे। इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है, इस बात का कोई व्यक्ति अपने नजरिए से उत्तर दे, तो वो व्यक्ति कौन है? आदर्श है। और वो व्यक्ति क्या चाहता है कि वो अपनी विद्वता से ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहता है जो जीवन के मार्ग को प्रभावित करता है। जैसे कि हमने कहा कि इस पृथ्वी पर, इस
ब्रह्मांड में जितने भर जीव हैं सभी ईश्वर के बनाए हुए हैं। किसी को कोई अधिकार नहीं बनता है कि एक जीव दूसरे जीव को किसी तरीके से हर्ट करे। तो ये क्या है कि ये दर्शन ही तो है। कोई कहता है कि हमको मांसाहार करना चाहिए, नहीं तो हमारी जो चैन है वो बिगड़ जाएगी। कोई कहता है नहीं, हमको मांसाहार नहीं करना चाहिए, इस पृथ्वी पर जिस प्रकार से हमारा जीवन है ऐसे ही दूसरों का जीवन है। तो एक ही बात को लेकर दो लोगों के दर्शन हो गए। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि वे व्यक्ति जो ज्ञान से प्रेम करते हैं तथा जो विद्वता से ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहते हैं, जो जीवन के मार्ग को प्रभावित करता है, वही क्या है, दर्शन है। आपको यहां तक इतनी बात समझ में आई होगी। अब कभी भी आपसे कोई पूछता है कि दर्शन क्या है, तो आप बोलोगे कि जब भी किसी विषय वस्तु के प्रति किसी का नजरिया है या उस व्यक्ति उस विषय वस्तु को देखने का उसका जो दृष्टिकोण है वही दर्शन है। और अगर वो उसके विषय में कोई भी नई अवधारणा संकल्पना देता है तो वो एक दार्शनिक की तरह क्या कर रहा है, अपने वक्तव्य को सिद्ध कर रहा है। ठीक है। अगर हम बात करें R.W. सेलर्स के अनुसार तो दर्शन एक व्यवस्थित विचारधारा द्वारा विश्व और मनुष्य की प्रकृति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयास है। ठीक है। दर्शन क्या है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ये पेड़ पौधे पंछी ये कहां से आए, इस सृष्टि को चलाने वाला कौन है, इस सृष्टि का संहारक कौन है जो इस पूरी व्यवस्था को संभाल रहा है, किस तरीके से व्यक्तियों को जीवन यापन करना चाहिए, इन सब बातों के जहां उत्तर मिलते हैं वे क्या होता है, दर्शन होता है। तो सेलर्स कहते हैं दर्शन एक व्यवस्थित विचार द्वारा विश्व और मनुष्य की प्रकृति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयास है। ठीक है। तो आप इतना सा समझ गए होंगे कि दर्शन क्या है, नित नई खोज विश्व के बारे में, मनुष्य के बारे में, इस सृष्टि के बारे में, अध्यात्म के बारे में, इस लोक के बारे में, उस लोक के बारे में, यानी इहलोक और परलोक। ठीक है। इन दोनों के बारे में जो निरंतर खोज है वही विचार क्या है, दर्शन है। और जो इस खोज को लगातार कर रहे हैं वे दार्शनिक हैं। ठीक है। अब यहां से बात आती है कि दर्शन के फिर प्रकार कितने हैं। तो अब देखो ध्यान से समझिए, जैसे जैसे सृष्टि आगे बढ़ती गई एक विचारधाराएं बनती चली गई। किसी ने बोला कि सृष्टि का जो उत्पत्ति हुई है वह ईश्वर से हुई है, किसी ने बोला प्रकृति से हुई है, कोई बोला नहीं सृष्टि में जितने बार लोग रहते हैं अगर वो आदर्शवादी बन के रहेंगे तो सृष्टि सही चलेगी, कोई बोला नहीं आदर्शवादी नहीं, सबको प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। तो अलग अलग विचारधारा के लोग आते गए और अलग अलग दर्शन की विचारधाराएं बनती चली गई। अब जैसे जैसे संसार बढ़ता चला गया, विचारधाराएं बढ़ती चली गई, तो अलग अलग विचारधाराओं के समर्थक बढ़ते चले गए। तो इस प्रकार से दर्शन की जो प्रकार रहे, दर्शन की जो विचारधाराएं रही, अगर हम उनके बारे में बात करें तो दो प्रकार के दर्शन होते हैं। एक होता है भारतीय दर्शन और दूसरा होता है पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन यानी हमारे भारत का जो दर्शन है और हमारे जो यूरोपीय देश हैं, पश्चिमी देश हैं, उनके जो दर्शन हैं दोनों में अंतर है। तो हम अगर भारतीय दर्शनों की पहले बात करें तो भारतीय दर्शनों को दो भागों में बांटा जाता है, एक आस्तिक दर्शन, दूसरे नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। अब यहाँ आस्तिक का अर्थ ये नहीं होता कि जो ईश्वर को मानते हैं वे आस्तिक हैं, नहीं, वे व्यक्ति जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, ऐसे व्यक्ति जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं उनको कहते हैं हम आस्तिक दर्शन के, आस्तिक विचारधारा के जो सहयोगी हैं या आस्तिक विचारधारा को जो मानने वाले हैं वे कौन हैं, वेदों की प्रामाणिकता को जो मानते हैं। जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते वे आते हैं नास्तिक दर्शन में। तो देखो आस्तिक दर्शन में जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, अगर हम उनके बारे में बात करें तो सबसे पहला जो दर्शन आता है भारतीय दर्शन में वो आता है सांख्य दर्शन। और इस सांख्य दर्शन के जो प्रणेता थे वे थे कपिल मुनि। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की अवधारणा दी और उनके द्वारा सबसे पहला दर्शन दिया गया भारतीय दर्शनों में जो वेदों की प्रामाणिकता को मानता था। उसके बाद आता है न्याय दर्शन जिसके प्रणेता हैं श्रीमान गौतम ऋषि, और तीसरा आता है मीमांसा दर्शन जिसके प्रणेता हैं ऋषि जैमिनी। तो भारतीय दर्शनों में जो प्रमुख दर्शन हैं वे होते हैं कितने, 3 दर्शन। ठीक है। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि भारतीय दर्शन कितने हैं, अब बोलोगे 6।
लेकिन बोला जाता है प्रमुख दर्शन कितने हैं? 6 दर्शनों की जो जननी है वे दर्शन कौन से हैं? आप बोलोगे 3 दर्शन हैं, सांख्य, न्याय और मीमांसा। यानी सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि के द्वारा दिया गया, न्याय दर्शन जो गौतम ऋषि के द्वारा, और मीमांसा दर्शन श्रीमान ऋषि जैमिनी के द्वारा। दूसरा फिर आता है नास्तिक दर्शन, जिन्होंने के इनके अनुसार जो वेदों के अनुसार बताया कि प्रकृति और पुरुष के द्वारा या योग के द्वारा या परमाणु के द्वारा या फिर अब उसके वेदांत और वेदों के द्वारा हमारी सृष्टि चल रही है, इस बात को नकार देते हैं। कौन? नास्तिक दर्शन वाले। यहां पर आते हैं जैन दर्शन। ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी आत्मा को पवित्र कर लेता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, तो वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उस लोक में अध्यात्म में जाना जरूरी नहीं है, या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग में जाना जरूरी नहीं है। ईश्वर यही है, मनुष्य के अंदर है। उसके बाद आते हैं बौद्ध दर्शन में। बौद्ध दर्शन कहते हैं कि हमको मोक्ष की प्राप्ति के लिए केवल अपने 4 आर्य सत्यों को जानना होगा, उसके अलावा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। और तीसरे आते हैं चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है, कोई सत्य नहीं है, कोई दुख नहीं है, केवल और केवल सुख ही अंतिम सत्य है। सुखी रहो, बेशक चाहे कर्ज लेकर घी पियो, लेकिन सुखी रहो। सुखी रहोगे तो अपने आप मोक्ष की प्राप्ति है, दुखी रहोगे तो कैसी मोक्ष की प्राप्ति? तो इन तीनों ने अध्यात्म को पूरी तरह से नकार दिया, ये अध्यात्म को मान्यता देते थे। तो आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। दर्शन जो होता है किसी भी विषय वस्तु के प्रति, किसी भी सृष्टि के प्रति नजरिया। भारतीय जो दर्शन 2 भागों में बांटे गए, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। प्रमुख आस्तिक दर्शन 3 हैं, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन। और प्रमुख नास्तिक दर्शन 3 हैं, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन। अब आगे क्या होता है कि इन दर्शनों को अलग अलग फिर भाग होते चले गए। किनके? आस्तिक दर्शनों के। ये दर्शन तो ऐसे ही रहे, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता चला गया, इनके 2-2 सबके भाग होते चले गए। आस्तिक दर्शनों को प्रत्येक दर्शन से एक उसकी शाखा निकली। जैसे सांख्य दर्शन की एक शाखा निकली जिसका नाम रखा गया योग दर्शन, जिसके प्रणेता थे पतंजलि। न्याय दर्शन की एक शाखा निकली जिसका नाम रखा गया वैशेषिक दर्शन, जिसके प्रणेता थे कणादि। और मीमांसा दर्शन से एक शाखा निकली जिसका नाम था वेदांत दर्शन, जिसके प्रणेता थे बादरायण। तो इसको पूर्व मीमांसा कह देते हैं, पूर्व मीमांसा, और इसको कह देते हैं उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ठीक है। तो आस्तिक दर्शनों को जो 3 प्रमुख दर्शन थे उनसे अगले 2 भागों में फिर बांटा चला गया, और इस प्रकार से जो आस्तिक दर्शन थे वे 6 होते चले गए, और उनकी जो संख्या थी वो कितनी हो गई? फिर 6 हो गई। यानी सांख्य दर्शन की जो बहन है उसे कहते हैं योग दर्शन, जिसके प्रणेता थे पतंजलि। न्याय दर्शन को एक और पार्ट बना इसका, जो बना वैशेषिक दर्शन। और मीमांसा दर्शन का एक और पार्ट बना वेदांत दर्शन, जिसके प्रणेता थे बादरायण। ठीक है। तो आपको अब 2-3 बातें याद रखनी हैं। दर्शन क्या है? किसी भी विषय वस्तु को देखने का नजरिया। ठीक है। दर्शन को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, एक भारतीय दर्शन, एक पाश्चात्य दर्शन। भारतीय दर्शन को कितने भागों में बांटा गया? 2 प्रकारों में, एक आस्तिक दर्शन, दूसरे नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन प्रमुख होते हैं कितने? 3 होते हैं, और नास्तिक दर्शन भी प्रमुख होते हैं, 3 होते हैं। आस्तिक दर्शनों के जब आगे बंटवारा हुआ तो उनकी संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है। अब देखो दोबारा से समझ लीजिए कि क्या होता है कि आस्तिक दर्शन या नास्तिक दर्शन या कोई भी दर्शन, मैंने आपको बार बार बताया, किसी भी विषय वस्तु को देखने का नजरिया। तो अब यहां से देखिए, ऋषि कपिल कहते हैं कि इस संसार की उत्पत्ति प्रकृति और पुरुष के योग से हुई है। उनका नजरिया क्या कहता है? इस संसार की उत्पत्ति प्रकृति और पुरुष से हुई है। लेकिन न्याय कहता है कि इस संसार की उत्पत्ति छोटे छोटे कणों से हुई है। ठीक है, छोटे छोटे परमाणुओं से हुई है। तो ये क्या है? अलग अलग नजरिया है। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। अभी आगे चलते हैं। यहां से सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है?
योग दर्शन के प्रणेता कौन है? आपका जो बीएड वाला मैटर है, इस बीएड वाले मैटर में आपके ये 3 दर्शन हैं। एक सांख्य दर्शन है, एक योग दर्शन है और एक वेदांत दर्शन है। इन 3 दर्शन से बीएड वाले मैटर में से प्रश्न आते हैं। अगर हम डीएलएड की बात करें तो वहां पर आ जाता है आपका पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन डीएलएड में पढ़ाया जाता है और ये सारी चीजें उसमें पढ़ाई जाती हैं। तो अब मैं बात करता हूं पाश्चात्य दर्शन की। ये तो बात हो गई थी भारतीय दर्शन की। अब अगर पाश्चात्य दर्शन की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया। पाश्चात्य दर्शन को प्राचीन, मध्यकालिक और समकालिक, यानी प्राचीन दर्शन, मध्यकालिक दर्शन और समकालिक दर्शन। तो यूरोप में या पश्चिमी देशों में दर्शन का जो उदय हुआ, उस उदय का जो कारण था वह था सुकरात और प्लेटो। आदर्शवाद से दर्शन की शुरुआत हुई। सबसे पहला पश्चिमी दर्शन जो है वो है आदर्शवाद, दूसरा है यथार्थवाद, तीसरा प्रकृतिवाद, चौथा है प्रयोजनवाद। आदर्शवाद के प्रणेता सुकरात और प्लेटो, यथार्थवाद के अरस्तु, प्रकृतिवाद के रूसो और प्रयोजनवाद के विलियम जेम्स और जॉन ड्यूवी। अगर हम मध्यकालिक दर्शन की बात करें तो यहां पर आता है अस्तित्ववाद, जिसके प्रणेता पर कई जगह विवाद है और यह क्लियर नहीं है कि इसके प्रणेता प्रमुख रूप से कौन है, लेकिन कुछ लोग सोरेन किर्कगार्ड को इसका प्रणेता मानते हैं। उसके बाद आते हैं मार्क्सवाद और लेनिनवाद। आपने सुना होगा जो भी वामपंथी विचारधाराएं होती हैं वो मार्क्सवाद की से ही प्रेरित होती हैं। तो मार्क्सवाद का जो दर्शन था वह था कार्ल मार्क्स, ठीक है। और वर्तमान में जो समकालिक अभी इस काल का जो है दर्शन वो है विधेयात्मक सापेक्षवाद, तार्किक विश्लेषणवाद और तार्किक अनुभववाद। यानी जो चीजें वर्तमान में हमको दिखाई दे रही हैं, जिन चीजों को हम महसूस कर रहे हैं वही सत्य हैं, बाकी कोई भी चीज सत्य नहीं है। मार्क्सवाद कहता है कि सही दर्शन, सच्चा दर्शन वह है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति ऊंचा और नीचा नहीं हो, हर व्यक्ति समान विचारधारा का हो। हमारा दर्शन ऐसा होना चाहिए कि हम किसी को भी गरीब और किसी को अमीर ना कह के सबको एक लाइन से या समान रूप से माने। ये होता है मार्क्सवाद का दर्शन। अगर हम अस्तित्ववाद के दर्शन की बात करें तो वो ये कहते हैं सोरेन किर्कगार्ड कि प्रकृति में प्रत्येक वस्तु का एक अस्तित्व है, उस अस्तित्व को पहचानो और उसके अस्तित्व के अनुसार ही उसके प्रति कार्य कीजिए, व्यवहार कीजिए और उसको समझिए, उसकी संकल्पना और अवधारणा का अध्ययन कीजिए, ठीक है। आदर्शवाद कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर आदर्श व्यवहार करता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, अगर आदर्श व्यवहार नहीं करता तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं करती। इसीलिए शिक्षा का यह फर्ज बनता है कि व्यक्ति को आदर्शवाद से प्रेरित होकर आदर्श जीवन और उसकी आत्मा को आदर्श बनाए। अगर बात करते हैं यथार्थवाद की तो यथार्थवाद कहता है कि मोक्ष की प्राप्ति से पहले जो वास्तविक जीवन है उसको अच्छा कीजिए। अगर वास्तविक जीवन अच्छा नहीं होगा तो मोक्ष की प्राप्ति ये नहीं होगी। यथार्थ यानी वास्तविक जीवन, वर्तमान जीवन। प्रकृतिवाद कहता है कि व्यक्ति प्रकृति में पैदा होता है, प्रकृति से ही मर जाता है, प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है, प्रकृति में ही मर जाना है, खत्म हो जाना है। प्रत्येक चीज के पीछे प्रकृति का ही हाथ है। इसीलिए कोई भी कार्य करते समय प्रकृति को ही केंद्र में रखिए, न कोई ईश्वर है न कुछ है, जो कुछ भी है प्रकृति है। इसीलिए बालकों को या मनुष्यों को प्रकृति के करीब रहना चाहिए। प्रयोजनवाद, इन तीनों दर्शनों को मिलकर जो बनने वाला दर्शन है वो है प्रयोजनवाद। वो कहता है कि प्रत्येक संरचना के पीछे, प्रत्येक विषय वस्तु के पीछे, प्रत्येक सृष्टिकर्ता के पीछे कोई न कोई एक प्रयोजन है, कोई न कोई एक कारण है। उस कारण की पहचान करना ही वास्तविक दर्शन है, ठीक है। तो ये आपके क्या थे? दर्शन थे, देखो, ठीक है। अब दर्शन, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। भारतीय दर्शनों को 2 भागों में बांटा गया, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। पाश्चात्य दर्शन को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन, मध्यकालिक और समकालिक। प्राचीन को 4 भागों में, मध्यकालिक को 2 भागों में और समकालिक को 3 भागों में बांटा गया। तो ये आपकी दर्शन की विषय वस्तु थी। अगर पेपर सरल आता है तो सरल पेपर में आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। आदर्शवाद के प्रणेता कौन है?
न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है, जैन दर्शन के प्रणेता कौन है, बौद्ध दर्शन के कौन है। बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा, ये आपके सिलेबस में से है। एक एक टॉपिक को यहां से आपको नोट करना होगा, जिससे किसी भी प्रकार की आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। इससे सरल और इससे ज्यादा शॉर्ट कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीजें इधर उधर आप पढ़ोगे, लेकिन ये आपका एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। बहुत बड़ा विषय है दर्शन, इस पर हजारों लाखों ग्रंथ लिखे गए होंगे, लाखों किताबें होंगी, लेकिन हमको कितना चाहिए ये उतनी बातें हैं। बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है, केवल फैक्ट चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब तक मैं जो आपको बता रहा था, ये बात किसकी थी? ये दर्शन के बारे में बात थी। दर्शन क्या है, दर्शन के कितने प्रकार हैं। अब हमारे लिए दर्शन की क्या जरूरत है? हम तो शिक्षक हैं या हम तो शिक्षक बनने जा रहे हैं, हमको दर्शन की क्या जरूरत है भाई? हमारे शिक्षा में दर्शन की क्या जरूरत है? तो शिक्षा में दर्शन की अगर हम बात करें तो दर्शन एवं शिक्षा ने सामाजिक समस्या का दार्शनिक रूप से चिंतन करके जो समाधान समाज के समक्ष दिया है, उससे ही शिक्षा दर्शन या शैक्षिक दर्शन की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। देखो मैं बार बार बता रहा हूं कि दर्शन जो है वो क्या है? किसी भी विषय वस्तु के प्रति नजरिया और उसमें आने वाली समस्याओं का समाधान है। तो शिक्षा को किस नजरिए से देखा जाए, शिक्षा को किस तरीके से, इस तरीके से प्रस्तुत किया जाए कि शिक्षा समाज के लिए उपयोगी बने, शिक्षा समाज के लिए उत्पादन करे, शिक्षा समाज में इस प्रकार से एक लागू हो कि समाज में उन व्यक्तियों का उत्पादन हो जो कि देश के लिए, समाज के लिए एक अच्छे नागरिक बने। तो दर्शन को शिक्षा में लागू करने का उद्देश्य क्या था कि दर्शन एवं शिक्षा ने सामाजिक समस्या का दार्शनिक रूप से चिंतन करके जो समाधान समाज के समक्ष दिया है, उससे ही हम क्या कहते हैं? शिक्षा दर्शन या शैक्षिक दर्शन कहते हैं, ठीक है। अगर शिक्षा दर्शन का अध्ययन दर्शन और शिक्षा के दोनों ही क्षेत्रों में करते हैं, वास्तव में शिक्षा दर्शन अंतर विषयक आयाम है जिसका प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा तकनीकी एवं शिक्षा समाजशास्त्र आदि विषयों में किया जाता है, ठीक है। यानी हम जो मनोविज्ञान के विषय पढ़ते हैं, उस मनोविज्ञान में हम क्या जानते हैं? बालकों की प्रकृति को जानते हैं, ठीक है। बालकों की बुद्धि, व्यक्तित्व और उनके विकास को जानते हैं। एक वर्ड उसमें आता है, बच्चे कैसे सीखते हैं, यानी अधिगम की प्रक्रिया। अगर हम बात करें कि बच्चे कैसे सोचते हैं, तो एक बात किसकी हो गई? दर्शन की प्रक्रिया। यानी बालक किस प्रकार से वातावरण से अपनी सोच का निर्माण करते हैं, किस प्रकार से उनके दर्शन को प्रभावित किया जाए कि वो चीजें सकारात्मक रूप से देखें। आप किसी अच्छे छोटे बच्चे को, जैसे कि छोटे बच्चे ऐसे समझिए कि वाटसन ने कहा कि आप मुझे बच्चे दे दीजिए, मैं आप जो चाहेंगे उनको वो बना दूंगा। कैसे बना दूंगा? मैं उनको एक ऐसे माहौल में रखूंगा जिससे कि उनका जो विजुअल होगा, उनका जो नजरिया होगा, उनका जो दृष्टिकोण होगा, वो उसी कार्य से प्रेरित होगा जिस कार्य में हम उनको डालना चाहते हैं। आप वकीलों के घर एक छोटे बच्चे को छोड़ दिए, उसकी पूरी बुद्धि वकीलों जैसी हो जाएगी। आप किसी व्यापारी के घर छोड़ दीजिए तो उसकी पूरी बुद्धि एक व्यापारी जैसी हो जाएगी। तो क्या होता है कि जिस प्रकार के माहौल में रहते हैं हम, उसी प्रकार से हमारा नजरिया बनता चला जाता है। तो शिक्षा में जो दार्शनिक प्रभाव हैं, उससे शिक्षा को समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र और शिक्षा तकनीकी में आजकल दर्शन का प्रयोग हो रहा है। जैसे मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं, सर इसको हम क्यों पढ़ें? हम इसको इसलिए पढ़ें जिससे कि हम ये समझ सकें कि लोग कैसे सोचते हैं। कोई भी व्यक्ति ये कहे कि ये सीढ़ियां ऊपर नहीं नीचे जाती हैं, तो नजरिया क्या, उसका भी तो नजरिया सही है ना। तो हम उसको डांटने के बजाय उसके नजरिए का सम्मान करें। इसलिए शिक्षक को क्या पढ़ाया जाता है? दर्शन पढ़ाया जाता है। अगर हम हेंडरसन की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा कहती है, शिक्षा दर्शन शिक्षा की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में उपप्रयोग है, वही शिक्षा दर्शन है। यानी जो भी शिक्षा में समस्याएं आ रही हैं, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, किस प्रकार से उनके नजरिए को समझकर शिक्षा को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, वो क्या है? शिक्षा दर्शन है। और इसीलिए शिक्षकों को दर्शन का पाठ पढ़ाया जाता है। क्लियर? अगली बात करते हैं शिक्षा दर्शन की प्रकृति एवं विशेषताओं की। यानी शिक्षा के दर्शन जो है उसकी क्या प्रकृति है, क्या विशेषताएं हैं।
अब देखो, पहली प्रकृति क्या है, यह एक तर्क प्रधान है, ठीक है, कोई प्रयोग सिद्ध विज्ञान नहीं है। हम दर्शन में क्या देते हैं, तर्क देते हैं, तथ्यों के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर। जैसे किसी चीज को मैं इस मार्कर का कोई ऐसा प्रयोग सोच रहा हूं जो आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरे दिमाग में तो वो चीज चल रही है ना, तो मैं उसका तर्क दे सकता हूं जो चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं, ठीक है। तो यह कैसा विषय है जिसमें हम तर्क कर सकते हैं, लेकिन अपने तर्कों के प्रयोग को सिद्ध करने में उतना सक्षम नहीं होते जितना कि वैज्ञानिक तथ्य कर सकते हैं। वैज्ञानिक और दार्शनिक में यही अंतर होता है, दार्शनिक नजरिए पर बात करता है, वैज्ञानिक तथ्यों पर बात करता है। वैज्ञानिक प्रयोग करता है, दार्शनिक अवधारणाएं देता है, दार्शनिक संकल्पनाएं देता है, दार्शनिक हाइपोथेसिस करता है, ठीक है, परिकल्पनाएं करता है, यही अंतर है। अगली बात करें, यह किसी भी शैक्षिक समस्या का परम चिंतन करके, परम चिंतन यानी हाइपोथेसिस, अपर लेवल की बात करके संभावित समाधान देता है। संभावित समाधान यानी हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना, जो भविष्य में सोचा समाधान दिया जाए उसे कहते हैं संभावित समाधान। जैसे कि इस सृष्टि को अगर बनाए रखना है, कलयुग चल रहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, यानी आप भगवान का नाम लेते रहिए, आप ईश्वर में ध्यान लगाइए, तभी यह सृष्टि सही चलेगी। जिस तरीके से पाप बढ़ रहे हैं, एक दिन सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो ये क्या है, ये कल्पनाएं तो हैं, इन कल्पनाओं का फिर हमने संभावित समाधान किया जाए। ईश्वर में ध्यान लगाइए, ईश्वर में ध्यान लगाओगे तो सृष्टि चलती रहेगी, ईश्वर हम पर कृपा बरसाते रहेंगे। ये क्या है, संभावित समाधान है, कोई प्रयोग सिद्ध नहीं हो रहे इनके, ठीक है। अगली बात, शिक्षा दर्शन केवल शिक्षा के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि इन्हें सामाजिक समस्याओं के समाधान में प्राथमिकता दी जाती है। समाज में बढ़ रहे जो भी व्यभिचार बढ़ रहे हैं, समाज में जो भी असामाजिकताएं बढ़ रही हैं, असंवेदनशीलता बढ़ रही है, असहिष्णुता बढ़ रही है, इसको किस प्रकार से खत्म किया जाए, इसके लिए समय समय पर सेमिनार आयोजित होते हैं शिक्षा में, कॉलेजों में छात्रों को समझाया जाता है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। जैसे एनसीएफ 2005 के जो 5 प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, तो 5वां सिद्धांत कहता है कि बालकों को समाज का उपयोगी नागरिक बनाइए, बालकों को इस प्रकार से शिक्षा दीजिए कि वे किसी भी प्रकार से भेदभाव ना करें, उनमें देशभक्ति की भावना हो, उनमें देश की संपत्ति की सुरक्षित रखने की भावना हो। तो ये क्या है, केवल शिक्षा से संबंधित नहीं, वो समाज की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भी आगे की बात करता है। वे क्या है, दर्शन है। क्लियर। अगली बात करते हैं, शिक्षा दर्शन शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी और सार्थक बनाने में अपनी विशेष भूमिका रखता है। यानी क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों का किसी भी विषय वस्तु के प्रति क्या नजरिया है, उस नजरिए का सम्मान करना, उस नजरिए के सम्मान के अनुसार अपनी पाठ्य योजना बनाना और बालकों को इस प्रकार से शिक्षा प्रदान करना कि उनको ऐसा नहीं लगे कि मेरी सोच के साथ इनकी सोच नहीं मिलती, मेरी सोच को दबाया जा रहा है। तो शिक्षण प्रक्रिया को सार्थक बनाने में शिक्षा दर्शन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लियर। अगली बात करते हैं, शिक्षा दर्शन शिक्षक अपने उद्देश्यों को निश्चित करता है और शिक्षा दर्शन की सहायता से राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं भावनाओं को समझकर उनका समाधान करता है। तो देखो, बात को समझिए, किसी भी व्यक्ति को केवल साक्षर बनाना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। आपने उनको लिखना सिखा दिया, पढ़ना सिखा दिया, यही केवल शिक्षक का कार्य नहीं है। शिक्षक का कार्य है किसी भी व्यक्ति को बेहतर से बेहतर व्यक्ति बनाना। अगर आप किसी भी व्यक्ति को बेहतर से बेहतर व्यक्ति बनाएंगे, तभी देश की उन्नति होगी, तभी राष्ट्र की उन्नति होगी, तभी राष्ट्र विश्व गुरु बनेगा। तो शिक्षा दर्शन की सहायता से शिक्षक जो हैं इस प्रकार से अपनी योजनाओं को बनाकर ले जाते हैं कि राष्ट्र जो है वे ज्यादा से ज्यादा उन्नति की ओर अग्रसर बने और देश के जो नागरिक हैं, राष्ट्र के जो नागरिक हैं, वे साक्षर नहीं शिक्षित भी बने। क्लियर। अगली बात, नियोजित शिक्षा प्रक्रिया को चलाने के लिए विद्यालय के प्रबंधन और प्रशासन के स्वरूप को शिक्षा दर्शन के अध्ययन द्वारा ही निश्चित कर पाते हैं। अब देखिए, किसी भी विद्यालय की स्थापना क्यों की गई, इस विद्यालय के उद्देश्य क्या हैं, इस विद्यालय के द्वारा हम क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, इन चीजों को ध्यान में रखकर
इस नजरिए को ध्यान में रखकर हम बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, बेहतर प्रशासन कर सकते हैं और जो भी हमारी योजनाएं हैं उनको और बेहतर बना सकते हैं। किसके द्वारा? शिक्षा दर्शन का प्रयोग करके। क्लियर? अगली बात करते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसका क्या महत्व है। तो देखो, सबसे पहली बात, शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने में। शिक्षा के उद्देश्य किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? शिक्षा के दर्शन के द्वारा। यानी हमको इस समाज को, इस वातावरण को, अपने देश को, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने से बड़ों को, अपने छोटों को किस प्रकार से, किस दृष्टिकोण से देखा जाए जिससे कि हम हर व्यक्ति में एक अच्छे नागरिक के गुणों का प्रस्फुटन कर सकें। तो वो क्या है? शिक्षा दर्शन की एक आवश्यकता है और यही शिक्षा का क्या है? एक उद्देश्य है। देखो, इस संसार में प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई एक उद्देश्य जरूर निहित होता है। इसी क्रम में शिक्षा के भी अपने उद्देश्य होते हैं जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं। शिक्षा दर्शन के बिना शिक्षा के उद्देश्यों की कल्पना करना कठिन प्रतीत होता है। शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षक को शिक्षा दर्शन का ज्ञान आवश्यक होता है। समझ गए? यानी जिस प्रकार मनुष्य के इस सृष्टि के संसार में प्रत्येक कार्य के पीछे उद्देश्य होता है, वैसे ही शिक्षा के भी उद्देश्य होते हैं। अगर दर्शन की जानकारी शिक्षक को होगी तो वो शिक्षा के उद्देश्यों में दर्शन का प्रयोग करके, शिक्षा में दर्शन का प्रयोग करके एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करेगा जिससे लोगों के जो नजरिए हैं, दृष्टिकोण हैं छात्रों के, वे सकारात्मक रूप से बदलते चले जाएंगे। क्लियर? अब देखो अगली बात, पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या यानी कुरिकुलम। किस प्रकार से विद्यालय की या राष्ट्र की कुरिकुलम का एक आयोजन निर्माण किया जाए जिसके द्वारा कि केवल और केवल छात्रों का शैक्षिक विकास नहीं, सर्वांगीण विकास हो। पाठ्यचर्या जो होती है वो पूरे राष्ट्र का एक टाइम टेबल होता है। क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, कब पढ़ाया जाए, कहाँ पढ़ाया जाए, कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, क्या क्या पढ़ाएगा, ये जितने भर पॉइंट्स होते हैं ये आते हैं आपके पाठ्यचर्या में। तो पूरे राष्ट्र में, जैसे आपने एनसीएफ 2005 सुना है, एनसीएफ 2005 यानी नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो पूरे राष्ट्र में किस प्रकार की पाठ्यचर्या हो, क्या वो प्रकृतिवादी हो या वो प्रयोजनवादी हो या आदर्शवादी हो, किस प्रकार की पाठ्यचर्या हो जिससे कि राष्ट्र ज्यादा से ज्यादा उन्नति करे। तो दर्शन क्या करता है? पाठ्यचर्या बनाने में हमको सहायता देता है। जैसे अभी हमारी वर्तमान जो पाठ्यचर्या है वे प्रयोजनवादी हैं, उससे पहले जो पाठ्यचर्या होती थी वो आदर्शवादी होती थी। तो दर्शन के द्वारा पाठ्यचर्या निर्धारित करने में क्या मिला? एक जबरदस्त सहायता मिली। अगली बात, शिक्षण विधियां। ठीक है, बिना शैक्षिक लक्ष्यों को जाने शिक्षण विधियों का चुनाव संभव नहीं है। यानी अगर आपको यह पता है कि हम इन बालकों को क्यों पढ़ा रहे हैं, जैसे आदर्शवादी जो शिक्षण विधियां होती थी तो उसमें व्याख्यान विधि, अनुकरण विधि होती थी, लेकिन प्रयोजनवाद है उसमें प्रोजेक्ट विधि आ जाती है। अगर प्रकृतिवाद की बात करें तो उसमें करके सीखो या करके सीखना पर आधारित आ जाती है। तो जिस प्रकार का दर्शन हम लेके चल रहे हैं उसी प्रकार की शिक्षण विधियां होंगी। ठीक है, अगली बात, अनुशासन। आदर्शवादी कहते हैं कि गुरु का स्थान सर्वोच्च है, छात्र का स्थान उसका अनुकरण करना है। प्रकृतिवादी कहते हैं छात्र का स्थान सर्वोच्च है, गुरु का स्थान गौड़ है। प्रयोजनवादी कहते हैं दोनों का स्थान क्या है? अधिगम अध्यापन में महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? यहां पर क्या होगा कि दोनों मिलकर अधिगम के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। तो अनुशासन में ये आता है शिक्षा दर्शन के द्वारा कि गुरु का या शिक्षक का क्या स्थान है, छात्र का क्या स्थान है, दोनों को किस प्रकार से एक सही क्रम में रखा जाए जिससे कि बेहतर शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तो ये सब जो रोल थे ये किसके थे? शिक्षा दर्शन के थे। आज हमने इसके बारे में बात की। अगली क्लास में हम एक एक दर्शन आगे पढ़ेंगे, सांख्य दर्शन, फिर उसके बाद योग दर्शन, फिर उसके बाद वेदांत दर्शन, फिर पढ़ेंगे जैन, बौद्ध और चार्वाक दर्शन, उसके बाद फिर आदर्शवाद, प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद पढ़ेंगे। तो अभी हमारी क्लासेज इसी पर चलेंगी। आज के लिए इतना ही। नोट्स बनाइए
इससे जुड़े हुए प्रश्न कहीं भी मिल जाए उनको हल करके देखिए। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करिए। आज के लिए नमस्कार, कल मिलते हैं, धन्यवाद।